हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो डेली स्टडी टारगेट मैंने कल के ही वीडियो में आपको बता दिया था कि हम 1 अप्रैल से अपना 21 डे का ऑल सिलेबस का स्टडी टारगेट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अभी जो मार्च के कल से मैंने काउंट किया था 9 दिन बचते हैं, तो उन 9 दिनों में हमें क्या करना है उसका टारगेट मैंने पूरा 9 डेज़ का टारगेट कल के वीडियो में बता दिया था। तो 23 मार्च को हमें क्या करना है कल के वीडियो में बता दिया था। 24 मार्च आज है, आज 24 मार्च को हमें क्या पढ़ना है, क्या स्टडी प्लान अब हमारा रहेगा, क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है, वो आज के वीडियो में मैं थोड़ा सा बता दूंगी। ज़्यादा टारगेट नहीं है, 9 डेज़ में हमें हिंदी के 6 टॉपिक कंप्लीट करने हैं और क्रॉनिकल मंथली क्रॉनिकल मैगज़ीन इसी महीने की पूरी 9 डेज़ में कंप्लीट करनी है। उसके बाद 1 अप्रैल से हम एक नया टारगेट अपना स्टार्ट करेंगे। तो ये तो डेली टारगेट के विषय में हो गया। उसके बाद आप लोग जो मेंस एग्ज़ाम को लेकर कमेंट करते हैं, ऐसे के लिए जो कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, अभी आप मेंस को भूल जाइए क्योंकि आपके प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है। अगर इस दौरान आप मेंस के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स आपका रह जाएगा। जब प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई हो पाएगा तो मेंस का पढ़कर, मेंस के बारे में सोचकर फिर क्या फ़ायदा है। तो एक बात है आपको बताना है कि हम ऑलरेडी 50% मेंस की तैयारी ऑलरेडी प्रीलिम्स के साथ ही कर रहे हैं। जो जीएस का पेपर है मेंस का, उस सेम प्रीलिम्स का है। जो हिंदी के 5 टॉपिक हैं मेंस में, वही टॉपिक हम प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं। बाकी 2 पेपर रह जाते हैं, तो प्रीलिम्स के बाद में इतना पर्याप्त समय हमें मिल जाएगा कि हम उन 2 पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी मेंस के बारे में बिल्कुल टेंशन निकाल दीजिए। आप सिर्फ पूरा टाइम और पूरा फोकस प्रीलिम्स एग्ज़ाम पर लगाइए। तो ये कमेंट का रिप्लाई ठीक है हो गया। उसके अलावा जो डेली टारगेट है आप अपना अच्छे से कर ही रहे होंगे, ये मुझे उम्मीद है। उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम अपनी स्टडी कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं कर पाएंगे, एक बेहतर लेवल की तैयारी नहीं कर पाएंगे। कुछ चीज़ें हमारी डेली लाइफ में ऐसी होती हैं जो तो हम ना किसी से शेयर कर पाते हैं और ना ही उनका समाधान निकाल पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने स्टडी के दौरान कुछ चीज़ें फेस की, हो सकता है आप में से कोई वही चीज़ें फेस कर रहा हो और उसे कोई समाधान ना मिल पा रहा हो, कोई अच्छा गाइडेंस ना हो। तो मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपके अंदर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए और भी जितनी भी समस्याएं आ रही हैं टारगेट पूरा करने में, फोकस स्टडी करने में, वो नहीं हो पा रही है, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। आपको मेरी बताई हुई बातें कितनी यूज़फुल लगी हैं, आपको कितना मोटिवेट किया है, प्लीज़ इसको भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करने का। मैं वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैंने खुद की लाइफ से सीखा है। तो चलिए, जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि हमने 9 डेज़ का स्टडी टारगेट बनाया है। 23 तारीख से जो स्टार्ट होता है, 23, 24, 25 से लेकर 31 तक, और हमें ये 9 दिन में हिंदी को बिल्कुल कंप्लीट करना है। हिंदी के जितने भी 6 टॉपिक हैं सभी कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद में जो दिन बच जाते हैं उनमें हमें रिवीजन करना है और मंथली क्रॉनिकल कंप्लीट करनी है इसी मंथ की। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनको फिर से मैं बता रही हूँ कि 9 डेज़ का हमने टारगेट रखा है कि हमें 9 दिन में हिंदी को कंप्लीट करना है। डेट 23 को विलोम शब्द, 24 मार्च को पर्यायवाची, तत्सम तद्भव 25, विशेषण विशेष 26, वर्तनी शुद्धि 27 और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 28। उसके अलावा जो शेष दिन बचते हैं उनमें हम रिवीजन करेंगे
और मंथली क्रॉनिकल को पर डे पढ़ेंगे। उसके अलावा 9 दिन पेज हमें 9 दिन में इसे कंप्लीट करना है और 9 ही पेज हमें डेली इसके पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद हम 1 अप्रैल से ये टारगेट अपना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो वीडियो आ चुका है उसको आप कंप्लीट देख लीजिएगा, अगर आपने नए जुड़े हैं, आपने नहीं देखा है तो। बाकी जो पहले से जुड़े हैं उनको ये कंफर्म हो चुका है। 1 अप्रैल से हम अपना नया टारगेट स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 9 दिन का टारगेट है। ये रहा आज का छोटा सा डेली टारगेट। वैसे तो जो लोग नए जुड़े हैं वो सभी लोग ये टारगेट जानते हैं, क्योंकि कल के वीडियो में बता दिया था। आज दूसरा दिन है और आज हमें पढ़ना है पर्यायवाची शब्द। जो पर्यायवाची शब्द आदित्य पब्लिकेशन बुक के मेरे नोट्स हैं, वो प्लेलिस्ट में पर्यायवाची शब्दों का जो भी संकलन है आदित्य पब्लिकेशन का है और वीडियो के माध्यम से आपको मैंने प्रोवाइड किया था। और वो वीडियो देखेंगे जिसमें आदित्य पब्लिकेशन का पूरा संकलन है। उसके अलावा आप घटना चक्र सामान्य हिंदी से पर्यायवाची वाला पूरा टॉपिक फिनिश करेंगे। तो ध्यान से समझ लीजिए, आदित्य पब्लिकेशन का संकलन वीडियो के माध्यम से आपको मैंने दिया है चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिए। वहाँ से आप पर्यायवाची का पूरा टॉपिक कंप्लीट करिए, प्लस उसके साथ साथ आप घटना चक्र सामान्य हिंदी से भी पर्यायवाची का टॉपिक कंप्लीट करिए। उसके बाद क्रॉनिकल मंथली बुक पढ़ेंगे, जिसमें हमें 13 पेज नंबर से 21 पेज नंबर तक कंप्लीट करना है क्रॉनिकल अच्छे से। अगर क्रॉनिकल अवेलेबल नहीं है तो आप मानस टॉपर्स विद मानस चैनल पर जाके आप क्रॉनिकल कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो आज का आपका रहा डेली टारगेट छोटा सा। उसके बाद हम 1 अप्रैल से एक नया टारगेट सभी जितने भी टॉपिक हैं सभी को लेकर स्टार्ट करेंगे। एक कमेंट में पूछा गया था कि जो जीएस के 100 टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह से पढ़ना है। तो देखिए, जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि मैंने कौन कौन से 100 टॉपिक जीएस में इम्पॉर्टेंट पढ़ने के लिए बताए हैं, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करना है। हमें वही कंटेंट, वही सिलेबस उतना ही पढ़ना है जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो मैं आपको जो नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि जीएस के ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो जीएस में आप कम समय में बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हम करेंट अफेयर में देखेंगे समसामयिकी अनुमानित प्रश्न 22 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 20 से लेकर 25 के बीच में आते हैं। विषय विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट, रैंकिंग, आर्थिक घटनाक्रम संबंधी रिपोर्ट, विभिन्न पुरस्कार, सम्मान, अवार्ड, ये हमें करंट अफेयर से पढ़ने हैं। विभिन्न योजनाओं के बारे में पढ़ना है, कार्यक्रम कौन कौन से होते हैं, नीतियाँ एवं मिशन और अभियान, विभिन्न विषयों में पहला कौन आया है, प्रथम कौन आया है, सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए हैं, आयोजन कौन कौन से हुए हैं, बैठकें कहाँ कहाँ हुई हैं, चर्चित पुस्तकें और लेखक, चर्चित व्यक्तित्व, नियुक्ति, निधन और पदस्थापना, कृषि उत्पादन, खनिज उत्पादन एवं भंडारण के नवीनतम आंकड़े, विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय थीम दिवस, विभिन्न नए संस्थानों की स्थापना एवं उद्घाटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, खेल जगत प्रतिस्पर्धाएं, पुरस्कार, संबंधित खिलाड़ी, आगामी आयोजन, राज्य विशेष, स्थान विशेष करंट अफेयर और सैन्य अभ्यास ऑपरेशन। जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं वो कहाँ और कब हुए हैं, ये करंट अफेयर के इतने टॉपिक हैं। ये टॉपिक करंट अफेयर में आते हैं, इनको अच्छे से देखना है। उसके बाद देखिए इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, गुप्त वंश एवं गुप्तोत्तर काल, पुस्तकें एवं लेखक, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल और प्राचीन भारत की कला एवं संस्कृति। उसके बाद भारतीय इतिहास में ये मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंश, राजधानी, कालक्रम, युद्ध
और कला संस्कृति। पुस्तक एवं लेखक, धार्मिक आंदोलन, मुगल साम्राज्य, राज्य राजधानी, कालक्रम, युद्ध, कला संस्कृति। भारतीय इतिहास आधुनिक में क्या पढ़ेंगे? भारतीय इतिहास प्लस राष्ट्रीय आंदोलन, तो स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं पढ़ेंगे। संबंधित वर्ष एवं संबंधित व्यक्ति। स्वतंत्रता आंदोलन के समय गठित विभिन्न संगठन, सभा, समितियां, गठनकर्ता एवं उनके वर्ष। कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, विद्रोह, 1857 की क्रांति। यूरोपीय आगमन, विभिन्न यूरोपीय कवायद, विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं प्रकाशक और लेखक। प्रकाशन वर्ष, विभिन्न युद्ध, युद्धस्थल एवं वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठन एवं विभिन्न अधिवेशन, उनके अध्यक्ष एवं प्रमुख विशेषताएं। महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन। भूगोल में क्या पढ़ेंगे? विश्व भूगोल में मानचित्र पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक नगर एवं उनके प्रमुख उत्पाद, स्थानीय पवनें, चक्रवात, विश्व की जनजातियां, पर्वत चोटियां एवं पर्वत श्रृंखलाएं, महासागर, सागर, महासागरीय धाराएं एवं गर्तें, नदियां, जल विद्युत परियोजनाएं, बांध, जलप्रपात, संयंत्र, ब्रह्मांड, सौरमंडल एवं ग्रह, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, घास के मैदान एवं मरुस्थल। और भूगोल में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे भारत का भूगोल। अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, जलप्रपात, झीलें, बांध, सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, पर्वत श्रृंखला, पहाड़ एवं चोटियाँ। भारत के प्रमुख उद्योग एवं व्यापार केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं, इनके बारे में पढ़ना है। जनजातियाँ एवं उनका निवास स्थल कहाँ कहाँ है, मानसून एवं जलवायु के बारे में। उसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष में क्या पढ़ेंगे? ये उत्तर प्रदेश विशेष समसामयिकी सहित करंट अफेयर के साथ में जोड़ के पढ़ना है। सबसे पहला है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय जानेंगे एवं इतिहास पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक एवं प्रशासनिक संरचना किस तरह हुई है, प्रदेश के प्रमुख संस्थान, संबंधित स्थल, दर्शनीय स्थल एवं स्थापना वर्ष क्या है, प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, रामसर स्थल, प्रदेश की कला एवं संस्कृति, जनजातियाँ, लोकगीत एवं नृत्य, मेले, मेले कहाँ कहाँ लगते हैं, महोत्सव एवं लोक भाषा क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में उद्योग एवं धंधे तथा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश की विभिन्न योजनाएं कौन कौन सी हैं, कार्यक्रम एवं नीतियां कौन कौन सी हैं। प्रदेश में उपवाह तंत्र, नदियां, बांध एवं परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं। प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में वन एवं वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश समसामयिकी सम्मेलन, योजनाएं, बजट आयोजन, संस्थानों की स्थापना, राज्य की रैंकिंग के बारे में जानेंगे। उसके बाद तर्क शक्ति एवं रीजनिंग प्लस मैथ पढ़ेंगे। मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी टेस्ट, ब्लड रिलेशन, ऑड वन आउट, डायरेक्शंस, ऑर्डर, रैंकिंग, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मिरर इमेज, काउंटिंग फिगर्स और कैलेंडर के बारे में जानेंगे। मैथ में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस और प्रोबेबिलिटी, वॉल्यूम एंड रेशियो और रेशियो, प्रो ऑप्शन, ये हम रीजनिंग प्लस मैथ में देखेंगे। उसके बाद आता है साइंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को पढ़ेंगे। बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? मानव रोग पढ़ेंगे, कारक एवं उपचार, महत्वपूर्ण विटामिन, उनके स्रोत, कमी से होने वाले रोग, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, अनुवंशिकी पढ़ेंगे और मानव पाचन तंत्र पढ़ेंगे एवं श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। इकोनॉमी, बॉटनी, वनस्पति पर आधारित क्रियाकलाप पढ़ेंगे। अंतःस्रावी तंत्र एवं हार्मोन्स, पौधों का वर्गीकरण एवं विशेषताएं, जंतुओं का वर्गीकरण एवं विशेषताएं। फिर पढ़ेंगे भौतिक एवं रसायन, गैसें एवं उनके अनुप्रयोग, प्लास्टिक, फाइबर, रेशे, कृत्रिम पदार्थ और बहुलक पढ़ेंगे। विभिन्न धातुएं एवं पदार्थों के गुणधर्म एवं प्रयोग, प्रकाश, ध्वनि एवं कांच पढ़ेंगे। विद्युत एवं सौर ऊर्जा, ऊष्मा, ताप पढ़ेंगे। उसके बाद अर्थशास्त्र, इकोनॉमी पढ़ेंगे। निर्धनता की अवधारणा इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। प्रकार क्या होते हैं? बेरोजगारी, निर्धनता से संबंधित सिद्धांत और इंडेक्स पढ़ेंगे। विभिन्न योजनाएं, उनके लक्ष्य और वर्ष पढ़ेंगे। मुद्रा, बैंकिंग, शेयर बाजार, बीमा,
अर्थव्यवस्था से संबंधित समितियां, गठन एवं वर्ष एवं कार्यक्षेत्र, उद्योग, व्यापार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, आयकर, व्यापार कर, जीएसटी। राज्य व्यवस्था पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे? संवैधानिक विकास पढ़ेंगे, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे, संबंधित विषय और प्रावधान, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, मूल अधिकार पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण अनुसूचियां एवं उनके विषय, भारतीय संविधान की विशेषताएं, राज्य विधानमंडल, विभिन्न संविधान संशोधन, संविधान में कितने संशोधन हुए, कौन कौन से हुए, उनमें क्या क्या संशोधन हुए, इसके बारे में जानेंगे, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक आयोग, संस्थाएं, समितियां, महालेखा परीक्षक एवं महान्यायवादी, राज्यों का गठन का काम, विशेष राज्यों का प्रावधान, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे। पर्यावरण में क्या पढ़ेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे, पोषण स्तर पढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला, पर्यावरणीय प्रदूषण, भारत के आरक्षित क्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, विश्व विरासत स्थल और रामसर स्थल के बारे में जानेंगे। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ेंगे, अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट, सतत विकास, धारणीय विकास की अवधारणा के बारे में जानेंगे, सतत विकास लक्ष्य क्या है एवं सूचकांक पढ़ेंगे। पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, विभिन्न क्या क्या प्रयास किए गए हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, विभिन्न संस्थाएं, प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे, अभिसमय, कानून एवं विधियां, ओजोन परत संरक्षण के बारे में जाने, ओजोन परत के बारे में जानेंगे, इसके संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं, जैव विविधता के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर में क्या क्या टॉपिक आते हैं? एग्रीकल्चर संबंधित, कृषि संबंधित क्रांतियों के बारे में जानेंगे, उनके विषय एवं संबंधित व्यक्ति के बारे में जानेंगे। मृदा पढ़ेंगे, फसलों के रोग, फसल चक्र एवं प्रजातियों के बारे में जानेंगे। रेशम के प्रकार पढ़ेंगे, कृषकों का वर्गीकरण। उसके बाद जनगणना में क्या पढ़ेंगे? जनगणना का इतिहास पढ़ेंगे, जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न सिद्धांत, नगरीकरण एवं जनगणना के आंकड़े, भारत एवं उत्तर प्रदेश के सभी बिंदुओं पे बात कर ली। अब आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़रूरी। मुझे लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती ज़रूर करते हैं, जिससे कि आप डेली टारगेट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं और अच्छी वाली परीक्षा वाली तैयारी आपकी नहीं हो पा रही है। वो मोटिवेशन, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है जो एक एस्पिरेंट के अंदर होना चाहिए। तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैंने खुद से महसूस किया है, खुद का अनुभव है, अपनी ज़िंदगी का अनुभव है, वो मैं शेयर करूँगी। मैंने अपने आप से सोच समझकर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपको यूज़फुल लगती हैं तो लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए ये चीज़ कितनी फ़ायदेमंद रही है। ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने अपने स्वयं से ये सोच के बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी में प्रतिभा है, हर कोई चाहता है कि हम ये कर लें, वो कर लें, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिनकी वजह से अंदर छुपी हुई प्रतिभा बाहर निकलकर नहीं आ पा रही है। तो इसीलिए मैंने कुछ चीज़ें नोट करके रखी हैं, तो उन पे आप ध्यान दीजिएगा। ये मैंने एक पेड़ बनाया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भले मैं टीचर हूँ एक, तो मुझे बच्चों को समझाना, मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने आपको ये सोचा है कि हो सकता है आपके लिए काम की चीज़ है। ये मैं खुद पे भी अप्लाई करती हूँ और अपने स्टूडेंट पे भी अप्लाई करती हूँ, तो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने एक पेड़ बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है जीवन पथ। ये हमारा जीवन पथ है। तो इससे जब हम जन्म लेते हैं तो हम सभी को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, अच्छे शिक्षक मिलते हैं। बहुत ही कम शब्दों में और जल्दी जल्दी बताऊंगी, क्योंकि आपका भी समय बर्बाद ना हो और मेरा भी समय बर्बाद ना हो, क्योंकि ये बहुत ही कीमती समय है हम सभी के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारा माइंड ही सही नहीं होगा और हम सही डायरेक्शन में ही नहीं काम कर रहे होंगे तो फिर क्या फ़ायदा। किताबों को आगे रख कर बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ाई में मन भी लगना चाहिए और एक रास्ता क्लियर होना चाहिए कि हमें इस रास्ते से गुजर के और अपनी मंजिल तक जाना है।
तो इसलिए मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि आपको ये बताना चाहिए ताकि आपका और ज़्यादा मन लगे पढ़ाई में। तो हम सभी को ये सब चीज़ें, ये जड़ें हैं, जड़ें का मतलब हमारा ये बचपन है, ये पेड़ की जड़ें हैं। ये जड़ों के से आप समझ लें कि ये हमारा बचपन है। तो हमें बचपन में बहुत अच्छा, हम सभी को अच्छे से पाला जाता है, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, अच्छा खाना दिया जाता है संतुलित, ताकि हम अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ। तो हम सभी को अच्छे संस्कार मिलते हैं, अच्छे शिक्षक मिलते हैं, अच्छे विचार मिलते हैं, ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जीवन मूल्य समझाया जाता है, माँ बाप से अच्छे कार्य करने का गुण भी मिलता है कि माँ बाप सिखाते हैं कि हमें अच्छा काम करना है बड़े होकर, ठीक है। और परिवार का प्यार मिलता है, पारिवारिक प्रेम मिलता है, हर तरह से हमें सभी को एक तरह से पाला जाता है। लेकिन जब हम थोड़े बड़े होते हैं, बाहर निकलते हैं, संपर्क में आते हैं लोगों के, तो हमारा कहीं ना कहीं हम भटकते रहते हैं और हमें सही गाइडेंस ना मिल पाने के कारण हम अपने जीवन पथ पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उन्नति नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा जीवन पथ है। देखिए मैंने इसको एकदम क्लीन और साफ बनाया है कि जैसे आपने एक पेड़ देखा होगा कि उस पेड़ में छोटी छोटी टहनियाँ, तने से, जड़ के बाद से छोटी छोटी जो टहनियाँ निकलती हैं, जो वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, उनको लोग काटते छाँटते रहते हैं ताकि जो बड़ा वाला जो तना है वो मोटा होता रहे और सीधा रहे और अपनी अच्छी ग्रोथ करता रहे। तो उसी तरह ये हमारा जीवन पथ है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो हमें ग्रहण कर लेनी है और फालतू की जो पेड़ में छोटी छोटी टहनियाँ निकलती हैं उनको काटते जाना है, ताकि हमारा जीवन पथ एकदम सीधा और ग्रोथ करते जाए और हमें यहाँ पर आके सक्सेस मिल जाए। और सक्सेस मिलने के बाद हमारी अच्छी अच्छी हमारे शाखाएं पेड़ से निकले और हमारा जीवन अच्छे अच्छे मार्गों को प्रशस्त करें। तो इस साइड मैंने लिखा है करना है, बहुत ही सिंपल वे में और सरल शब्दों में करना है, और इस साइड मैंने लिखा है नहीं करना है। तो ये वाली जो टहनियाँ हैं इनको काट के फेंकना नहीं है, क्योंकि ये हमें ग्रोथ बनाए करेंगी हमारी जीवन पथ की। और इस तरह की जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं इनको काट के फेंक देना है। तो सबसे पहले करना क्या है, और इसको मैंने नाम भी दिया है डेली स्टडी रूटीन। ये वो तो हमारा डेली स्टडी टारगेट है बुक्स वाला, जो हमें किताबें पढ़नी है, जो सिलेबस पढ़ना है, लेकिन एक अपना डेली स्टडी टारगेट भी बनाना है, रूटीन भी बनाना है। और मैंने इसको एक नाम भी दिया है डेली स्टडी रूटीन। जैसे कि हमारा डेली स्टडी टारगेट है जिसमें हम अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसी तरह एक हमारा डेली स्टडी रूटीन है जो हम अपने दैनिक कार्य करते हैं, वो हमारा कैसा होना चाहिए। जब हम एक स्टूडेंट हैं, एक एस्पिरेंट हैं, एक किसी इम्पोर्टेंट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करना है इसको देखना है कि हमें सुबह बहुत ही सरल शब्दों में और हमारा बिल्कुल प्रैक्टिकल बातों में, प्रैक्टिकल चीज़ों के तौर पे मैंने आपको समझाया। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से इसको फॉलो भी कीजिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट कीजिए। सुबह जल्दी उठना है 4 बजे, 4 बजे तक हर हाल में उठना है, क्योंकि हम जब 4 बजे उठेंगे तभी हम अपना सिलेबस इतने कम समय में पूरा कर पाएंगे। फ्रेशन अप होने के बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। उसके बाद अगर आप चाहते हो तो उसके बाद योगा कर सकते हैं, या आप स्टडी से पहले अगर योग करें, एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद आपको नाश्ता करना है, हल्का फुल्का नाश्ता करके ही बैठना है स्टडी पे, नहीं तो आपका मन नहीं लगने वाला है और एनर्जी भी नहीं वो आएगी जो एनर्जी चाहिए स्टडी के लिए। उसके बाद सिर्फ ज़रूरी काम करने हैं आपको, फालतू के काम नहीं करने हैं। लोगों की फालतू बातों को अनदेखा करना है। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, अब लोग होते हैं आसपास, कुछ न कुछ तो कहते ही हैं, सुन लेना है लेकिन अनदेखा करना है, उनकी बातों का रिप्लाई नहीं देना है। जो ज़रूरी है रिप्लाई देना वही देना है, फालतू चीज़ों पे ध्यान
नहीं देना है। अक्सर हम लोग ये गलतियां करते हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको बताना ज़रूरी है। फालतू की बहस से बचना है। अगर कोई ऐसी बात है जिसमें बहस हो जाती है कभी कभार, तो ऐसी फालतू की बहस से बचना है। सोशल मीडिया से दूर रहना है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इन सभी चीज़ों से दूर रहना है। फ़ोन पर बात बंद कर देना है। भले ही आप अपने किसी रिलेटिव से बात करते हैं, किसी प्रिय से बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, बात नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये भी जान लीजिए। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें इस तरह की पढ़ते हैं जिनसे हमारी डेली की जो रूटीन है, जो डेली बातचीत है, उससे बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि हम अपनी पढ़ाई करते हैं और जब हम बातचीत करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं माइंड सेट थोड़ा चेंज होगा। सिर्फ सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव चीज़ें सोचें। जैसे कि पढ़ते पढ़ते कभी कभार मन में ये आता है कि पता नहीं है हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है। पॉजिटिव, सिर्फ सकारात्मक सोचना है कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं और हमें इसका रिज़ल्ट ही बेस्ट मिलेगा। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचें, सिर्फ सकारात्मक सोचें। थकान होने पर छोटा सा ब्रेक लें। अगर आपको थकान होती है तो एक छोटा सा ब्रेक ज़रूर लें, लेकिन ये ब्रेक बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। तो छोटा सा ब्रेक लें ताकि आप दोबारा से एनर्जेटिक होकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। उसके बाद पास्ट में जो भी हुआ उसे इग्नोर करें। पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई, कुछ भी हुआ हो, उसको बिल्कुल इग्नोर करें। इग्नोर करने में ही फ़ायदा है। भूलने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि भुलाया नहीं जा सकता। कुछ भी भूला नहीं, भूलते ही नहीं हैं हम लोग। हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि हम नहीं भूलते हैं, लेकिन उसको इग्नोर करना है। बार बार उसको रिपीट करने से आपका कहीं ना कहीं कंसंट्रेट भंग होगा और आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो उसको पास्ट में जो भी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कुछ भी हुआ, सब कुछ इग्नोर करना है। उसके बाद सिर्फ खुद पर भरोसा करके पढ़ाई में लगे रहें। देखिए, अपने आप पे भरोसा बहुत ज़रूरी है। जब आपको अपने आप से महसूस होगा कि हम ये कर लेंगे, अपने आप से रोज़ ये कहना है कि हम ये कर लेंगे, हमारे लिए ये बहुत आसान है और हम कर लेंगे। किसी और से नहीं कहना, ये खुद से कहना है ये हमारे लिए आसान है और हम ये कर लेंगे। यूट्यूब से सिर्फ ज़रूरी कंटेंट ही देखना है। जैसे कि यूट्यूब पे परीक्षा तो एक है, लेकिन उसके कई हज़ार चैनल बने हुए हैं और सब जगह अपना अपना अलग अलग कंटेंट दिया है। आप किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए और वहाँ से सारी चीज़ें कवर कीजिए। आसपास क्या चल रहा है परवाह नहीं। आपके आसपास ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों को जानने के लिए कि उनके आसपास, पास पड़ोस में, रिश्तेदारों में क्या हो रहा है, क्या नया हो रहा है। तो इन चीज़ों से बचना है। आसपास क्या चल रहा है बिल्कुल परवाह नहीं करनी है, उस पर ध्यान नहीं देना, इंटरेस्ट नहीं लेना है। तो ये तो चीज़ें हमें करनी हैं और क्या नहीं। अब ये देख लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। नकारात्मक सोचना बंद कर देना है। इसका मतलब ये है कि पढ़ते टाइम कभी कभार हमको ये लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या हमें इससे फ़ायदा होगा, क्या हम परीक्षा को पास कर पाएंगे, या कभी कभार डिमोटिवेशन होता है। तो इस तरह की चीज़ों से बचना है, निगेटिव नहीं होना है। जिसको करने से डर लगे या खुद का नुकसान हो, ऐसा काम नहीं करना है। क्योंकि अगर ऐसा काम करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पढ़ाई से भी भटक जाएंगे, क्योंकि उसी टेंशन में, उसी तनावग्रस्त हो जाएंगे तो पढ़ाई नहीं अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि नुकसान हो या नुकसान होने का डर हो। माँ बाप के सिवा सबसे दूरी बना लेनी है। खाना जो ऊर्जा से परिपूर्ण ना हो, ऐसा खाना नहीं खाना है जिससे हमको एनर्जी नहीं मिलती है, और ऐसा खाना जिससे हमें आलस मिलता है वो नहीं खाना है। अनावश्यक बातों से बचना है। कौन क्या बोल रहा बिल्कुल भी नहीं सुनना है। विवाह, ऐसे एस्पिरेंट जिन पर प्रेशर है किसी तरह विवाह का, तो इग्नोर करें, जहाँ तक हो टालें। पहले एक सरकारी नौकरी हासिल कर लें, सेल्फ डिपेंड हो जाएं, उसके बाद इस बारे में सोचें। परीक्षा के प्रति समर्पण, परीक्षा के प्रति पूरा समर्पण होना चाहिए, तभी आप डेडिकेटेड
पढ़ पाएंगे तो परीक्षा के प्रति समर्पण कर देना है। खुद पर ध्यान नहीं देना। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि खुद पर ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपने आप पर पूरा ध्यान देना है। दोस्तों से बातें बंद कर देनी है। और ये जो टॉपिक हैं, ये सबसे बड़ी बाधा है। ये जो 2 टॉपिक हैं, ये सबसे बड़ी बाधा है कैरियर के लिए और सफलता के लिए, किसी भी परीक्षा में पास करने के लिए। अपनी निंदा बिल्कुल ना करें। आपने कुछ भी गलतियां की हो, किसी तरह की गलतियां हुई हो, कुछ भी हुआ हो पास्ट में, उसको लेकर अपनी बुराई खुद नहीं करना। अपनी प्रशंसा करनी है, अपने आप को शाबाशी देनी है और अपने आप को मोटिवेट रखना है। आलस से बिल्कुल नहीं करना है। दूसरों की बुराई में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। जब आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इधर के जो टॉपिक हैं इनको आप फॉलो करेंगे, तो फिर आपको एक पड़ाव मिलेगा जिसका नाम है सक्सेस। ये हासिल हो जाने के बाद आपके जीवन के नए नए रास्ते खुलेंगे। ये नए नए रास्ते क्या हैं ये भी जान लीजिए शॉर्ट में। देखिए, सबसे पहले आप सफल होंगे तो माँ बाप का सहारा बनेंगे, बच्चों की परवरिश और उज्जवल भविष्य बना लेंगे, एक सफल जीवन जिएंगे। बहुत ही शॉर्ट में और कम समय में बता रही हूँ, ध्यान देना ज़रा। समाज में समृद्धि मिलेगी, दोस्तों के बीच पहचान बनेगी, ससुराल में सुखद वातावरण बनेगा। अगर आप वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो ससुराल में एक सुखद वातावरण बनेगा, सुकून मिलेगा, शांति की जिंदगी मिलेगी, रिश्ते मजबूत होंगे आपके, आत्मनिर्भरता आएगी, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक की स्थिरता, सम्मान और प्रेम मिलेगा। तो इस पड़ाव को पार कर लेने के बाद आपके जीवन में इतने सारे नई नई शाखाएं, जैसे पेड़ में नई नई शाखाएं होती हैं, उसी तरह आपके जीवन में नई नई रास्ते खुलेंगे, नए आयाम बनेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।